इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। देशवासियों से नेताजी के आदर्शों को अपनाने की अपील भी की। गुरुवार को मसूरी में श्री राम मंदिर स्थापना दिवस पर दिखा भक्ति का माहौल। स्थानीय लोग और पर्यटकों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। मसूरी में सेल्फी के दौरान एक युवक गिरा गहरी खाई में। युवक की मौके पर ही हुई मौत। रेस्क्यू में लगी कई घंटों की मशक्कत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला की मौत पर परिजन उतरे सड़क पर। शव को लेकर सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने नेताजी के योगदान और उनके विराट व्यक्तित्व को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिसका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय के सामने प्रेरणा के रूप में आता है। उनके नाम से हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान जागृत होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में नई दिशा दी और उनका नेतृत्व और साहस आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। नेताजी के विचार और त्याग आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया
उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। श्री राम मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में गुरुवार को भक्ति और श्रद्धा का भव्य नजारा देखने को मिला। ग्रीन चौक पर श्री राम सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्री राम मंदिर स्थापना दिवस पर मसूरी के ग्रीन चौक में श्रद्धा उत्साह के साथ विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति के सदस्य अमित भट्ट, राकेश ठाकुर और पंडित उमेश नौटियाल ने बताया कि श्री राम मंदिर स्थापना दिवस देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में मसूरी में भी यह आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भी भाग लिया। जब श्री राम मंदिर की स्थापना हुई थी हमारा 2024 में, तो स्थापना वर्ष में ही, स्थापना दिवस के दिन से ही हमारा कुर्ली में श्री राम सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर पहला भंडारा किया गया था, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम इस भंडारे को यहाँ पर कराते हैं, जिससे कि हमारे मसूरी में, पूरे देश में सुख, समृद्धि, शांति और एकता बनी रहे। और यही हमारे चाहे वो प्रधानमंत्री जी का विजन बोलिए या साधु संतों का या पूरे समाज का यही विजन है कि श्री राम हमारे जो है वो हमारी एकता का सूत्र बने। और वही सूत्र आप आज यहाँ देख रहे होंगे कि पूरी मसूरी के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु अपना प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, और पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जब से भंडारा खुला है तब से यहाँ जुटे हुए। तो सभी लोग अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। राम मंदिर की स्थापना थी, उसी टाइम हम लोगों ने ये श्री राम सेवा समिति बनाई थी। तो हर साल के 300 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और अगर शायद मोदी जी ना आते, भाजपा ना आती, तो ये आज भी नहीं होना था, क्योंकि कांग्रेस ये कभी भी नहीं करने वाली, क्योंकि उन्हीं के सारे बीज बोए हुए थे। वो सिर्फ एक समुदाय के प्रति चलते हैं, अन्यथा उन्हें हिंदुओं की भावना से कोई है ही नहीं, मतलब उनमें चाहते ही नहीं। ज़्यादातर इनका जो है, जो दूसरी जातियाँ हैं, जैसे कि सफेद बोलूँ तो मुस्लिम पे ज़्यादातर चलते हैं ये, और जो अपने हिंदू हैं जो कि 90% है, उनको ये नकारते हैं। इसलिए आज इनका ये हाल है। पर क्या मानते हैं, आज भीड़ बहुत है तो लोग लगातार राम की आस्था में लेके चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आस्था का ही है। आस्था का सैलाब था, 12:30 बजे हमने शुरू कर दिया था, और अभी तक चल ही रहा है। प्रभु श्री राम की इच्छा से चल रहा है। रामचंद्र रघुनाथ आया सीताय पदये नमः। 500 सालों की जो गुलामी थी, उससे आज़ादी धार्मिक तौर पर हमें ही मिली है, और उसका जो आज उत्सव हम मना रहे हैं 22 तारीख को, तो राजनीतिक तौर पे नहीं, एक धार्मिक तौर पर। और हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, सभी लोग भंडारा प्राप्त करें और सभी लोग इस उत्सव को मनाएं। यहाँ पर राम सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया है। हम चाहते हैं कि ये प्रसाद सभी ग्रहण करें, तो सभी लोग क्या खा तो ऐसा है कि ये जो आपका प्रश्न है कि बहुत मान्यता हो गई है, मैं ये मानता हूँ पहले से ही थी। वस्तु तो वो एक मूर्तिमान रूप में अब हमारे सामने आया है, और अब एक आस्था का एक पूर्ण केंद्र बन गया है। केंद्र पहले से था, पर अब पूर्ण केंद्र आ गया है, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आध्यात्मिक काल ले सकते हैं, और उस स्वरूप को निहार सकते हैं जो हम आदिकाल से देखते हुए आ रहे हैं अपने मानचित्रों में, अपने पूर्वजों के रूप में, कि पिताजी या दादाजी बोलते थे भी राम मंदिर ऐसा, तो वो आज मूर्तिमंत रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो उसका हम सबको सब श्रेय जाते हैं। तो उसमें कोई वो हमारे प्रमुख हैं, वो हमारे नेता हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जिस प्रकार धार्मिक गतिविधियाँ हमारे देश में चल रही हैं वो चलती रहे, इस प्रकार के और मंदिरों में भी जो है होना चाहिए। प्रयागराज में बसंत पंचमी पवित्र स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि घाटों पर व्यवस्था सुचारू और साफ सुथरी है, श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया था। बसंत पंचमी पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचने की संभावना
संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 4 दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टि से घाटों को व्यवस्थित किया गया है। गंगा का जल स्तर कम है, सुरक्षा और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और अधिकारी हर वक्त तैनात रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। देखिए, अभी तक मुख्य हमारे जो स्नान 3 हुए हैं, पौष पूर्णिमा का, मकर संक्रांति का और मौनी अमावस्या का, बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से हुए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। मौनी अमावस्या पर तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु ने स्नान किया। कल वसंत पंचमी का बहुत ही पवित्र स्नान है और वसंत पंचमी के साथ ही आगे भी कई दिन हमारे बच्चे हैं। इसके अलावा एक लंबा वीकेंड भी आ रहा है, तो अगले 4 दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जिसमें भारी भीड़ आने की संभावना है। उसके दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जो व्यवस्थाएं की गई थी उसी रूप से सारे घाटों को साफ सुथरा करके सही किया गया है और अभी थोड़ा सा गंगा का जल स्तर पहले की तुलना में थोड़ा सा कम भी हुआ है, तो कई जगहों पे हमें एक्स्ट्रा भी घाट मिल गए हैं। इस प्रकार 12,500 लगभग फीट के आसपास घाट जो पहले ही थे उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। सारे घाट हमारे तैयार हैं, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को सहूलियत के लिए वहाँ पे चेंजिंग रूम इत्यादि की भी व्यवस्था, सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जल पुलिस, SDRF, NDRF इत्यादि सब मुस्तैद रहेंगे। हम लोग स्वयं सुबह से ही हर ड्यूटी पॉइंट पे वरिष्ठ अधिकारी सारे लोग भ्रमणशील रहेंगे। तैयारियां पूरी हैं और अब चूँकि ठंड थोड़ा सा कम भी हो गया है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में कल श्रद्धालु आएंगे और स्नान करेंगे। सर, कितनी उम्मीद है कल श्रद्धालुओं के आने की? कोई आंकड़ा आप लोगों की तरफ से? अभी तो हम लोग कोई आंकड़ा इस समय नहीं दे सकते। पहले हम लोग का अनुमानित था 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने का, लेकिन जैसा कि अब हर स्नान में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अगर आज आपने मेला क्षेत्र भ्रमण किया होगा तो बहुत सारे श्रद्धालु आज भी बड़ी संख्या में मेला क्षेत्र में आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि हमारा जो अनुमान था उससे कई गुना ज़्यादा ही भीड़ कल रहेगी और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम सारे अधिकारी अलर्ट मोड पर रहेंगे। स्नान कब से कब तक चलेगा? कब से कितने बजे शुरू होगा? ये सुबह से ही 4 बजे से ही स्नान शुरू हो जाएगा और पूरा दिन जो हम लोग का अनुभव रहा है कि सबसे ज़्यादा जो दबाव रहता है श्रद्धालुओं का वो फर्स्ट हाफ में ज़्यादा रहता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12 बजे तक ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर लेंगे, लेकिन ये स्नान का क्रम पूरे दिन भर चलता रहेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। देहरादून के रजत रंजन सक्सेना नामक युवक की सेल्फी लेने के दौरान खाई में गिरने से मौत हो गई। घटना ने पहाड़ी इलाके में सुरक्षा और लापरवाही के सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार युवक स्कूटी से देहरादून लौट रहा था। मसूरी के एक पहाड़ी मार्ग पर उसने स्कूटी खड़ी की और खाई के पास सेल्फी लेने के लिए खड़ा हो गया। इस दौरान उसका पैर फिसला और वह सीधा गहरी खाई में गिर गया। दरअसल मसूरी के एक पहाड़ी मार्ग पर एक युवक ने स्कूटी खड़ी की और खाई के पास सेल्फी लेने के लिए खड़ा हो गया। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह सीधा गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। खाई दुर्गम और गहरी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 5 घंटे लगे। अंत में युवक को खाई से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से विशेष सावधानी बरतने और खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से बचने की अपील भी की है। मसूरी में मौसम ने शुक्रवार की सुबह अचानक करवट ले ली। शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फुहारे देखने को मिले, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है और लोगों के चेहरे खिल उठे। मसूरी में मौसम का यह बदला हुआ रूप लोगों के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आया है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम ने इस बदलाव से किसानों और काश्तकारों को राहत मिली है। लंबे समय से सूखे मौसम के कारण फसलों और जमीन में नमी की कमी थी। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी उम्मीद जता रहे हैं कि बर्फबारी आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी। अगले 24 से 48 घंटे में मसूरी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी और तेज होने की संभावना है। फिलहाल लोग इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं और बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में नशे की हालत में एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया। नीचे गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। दरअसल घटना बिल्ली मारकुंडी ग्राम सभा के खैरटिया टोला की है। जानकारी के अनुसार युवक टावर पर चढ़ा था, लेकिन पकड़ कमजोर पड़ने पर वह नीचे गिर गया। गिरने के दौरान युवक मुंह के बल टकराया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि युवक नशे की हालत में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि युवक टावर पर क्यों चढ़ा था। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। मौके पर एसडीएम और सीओ भारी पुलिस बल साथ पहुंचे। स्थिति को गंभीर देखते हुए 5 थानों की फोर्स तैनात की गई। परिजनों के सड़क पर बैठने से मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो ये मृतक महिला हैं, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। एक बेटा अभी 10th में पढ़ रहा है। उनका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में उनका आवेदन करा के उनको जितनी सरकारी सहायता होगी प्राप्त कराई जाएगी। बाकी जो मृतक परिवार है, हमारी तरफ से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए भी आगे इसको अग्रसारित किया जाएगा। जो भी सहायता वहाँ से प्राप्त होगी वो भी परिवार वालों को दे दी जाएगी। थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला तगासराय में परसों शाम को 2 पक्षों में एक लड़की की शादी को लेकर के मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष की महिला घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उसकी कल शाम मृत्यु हो गई है। परिवारजनों की तहरीर पर विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को हापुड़ कार्यक्रम में बेहद विवादित टिप्पणी की। राकेश त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि अपने नेताओं की बदजुबानी पर नियंत्रण रखें। राजनीतिक गलियारों में इस टिप्पणी को लेकर अब सियासी तकरार और तेज होने की संभावना है। ब्रजेश पाठक जी को राहुल गांधी जी के बारे में अच्छी तरह पता है कि वो खुद कांग्रेस में रहे हैं और राहुल गांधी जी की शख्सियत को वो जानते हैं। लेकिन इस तरह जानबूझकर इस तरह की बातें करना, राहुल जी के बारे में इस तरह की बातें उनको कहना शोभा नहीं देता है। एक डिप्टी सीएम के पद पर रहकर उन्हें जानकारी अच्छी तरह से है कि देश का एक भी नेता आज के टाइम में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने इतनी लंबी यात्रा देश के लिए की हो और पैदल यात्रा की हो, साथ में ये भी है पैदल की हो, असली पैदल यात्रा की हो। भाजपा नेताओं का कहना है राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है भारत जोड़ो, उससे जनता ने नकार दिया। नहीं, ये नहीं है। भारत जोड़ो जो यात्रा है जो राहुल गांधी जी ने की थी, तो जनता ने बिल्कुल नहीं नकारा। हर जगह वोट चोरी करके लोगों ने सरकार बनाई है, चाहे वो महाराष्ट्र में सरकार बनी हो, चाहे बिहार में सरकार बनी हो, चाहे केंद्र में सरकार बनी हो। उसमें राहुल गांधी ने बिल्कुल बेनकाब इन लोगों को किया है। तो राहुल गांधी की जो आपने बिहार में कितनी अपार रैलियों में भीड़ देखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि करोड़ों की भीड़ हो तो उसमें वो वोट में कन्वर्ट ना हो? ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन लोगों की जो वोट चोरी का जो अब उजागर हुआ है, अब की बार आपको पता लगेगा कि राहुल गांधी की जो रैलियों में भीड़ जा रही है वो वोटों में तब्दील होगी और गारंटी से होगी। भाजपा नेताओं के ना पिछले 70 साल से कांग्रेस जो है जनता को गुमराह कर रही है और जनता जो कांग्रेस को समझ चुकी है। और जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, देखिए, भारत तोड़ो यात्रा आप किस रूप में मान रहे हैं इसे मैं नहीं समझता। ये भारत तोड़ो यात्रा इसलिए नहीं कह सकते। भाजपा तो कुछ भी कहे उसका तो कोई बात ही नहीं है। उनके उन लोगों का ना कोई जबान का एतबार है, ना कोई बात का एतबार है। ना जनता के बीच में जितने वादे किए ना उन्होंने आज एक तक वादा पूरा किया। ना किसानों के बारे में किया, ना मजदूरों के बारे में किया, और किसी के बारे में भी उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। तो उनकी बात तो खत्म करें। लेकिन ना जनता ने नकारा है और ना ही राहुल गांधी को लोगों ने गले लगाया है। और राहुल गांधी को देश की जनता आज की तारीख में बहुत
बहुत प्यार करती है और चाहती है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। और जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है वो राहुल गांधी की तरफ आकर्षित है और आने वाले समय में राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी 2027 में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को जनता का प्यार नहीं मिलेगा, बल्कि प्यार ही नहीं मिलेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी 2027 में पहली बात तो जिला पंचायत चुनाव में हमारे 19 वार्ड हैं, कम से कम 12-13 वार्ड हम जीत कर आ रहे हैं। इतनी मेहनत से हम लोग, हमारे साथी, हमारे बड़े नेता, हमारे विधायक जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्षगण, शहराध्यक्षगण, हमारे हम सब साथ मिल करके गांव-गांव में जो मीटिंगें हमने की हैं, उनमें लगता है कि जनता का विश्वास कांग्रेस की तरफ को लगभग हमारे बस की ये कहना नहीं है कि हिंदूवाद, ब्राह्मणवाद, त्यागीजीवाद, जाटवाद या इस तरह का बिरादरीवाद। हम तो सेकुलर आदमी है, सेकुलर पार्टी है हमारी। सभी धर्मों के 32 कौमों के लोग कांग्रेस पार्टी को अब की बार प्यार कर दे और अपनी इस बात को, हम भी अपनी कुछ गलतियों को मानकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने भी कुछ थोड़ी छोटी मोटी गलती उनसे भी हुई है, वो भी मानने के हमने गलती की ने बैठा करके अब की बार ये लोग बिल्कुल सत्ता में आने वाले नहीं है। जिला पंचायत जीतेंगे और ग्राम पंचायत जीतेंगे। उसके बाद 2027 में कांग्रेस अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बड़ा आप देखना, बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। देखिए, जो 10 साल का समय भाजपा का पूरा होने जा रहा है, इन्होंने झूठे जो वादे किए हैं, जाति के, बिरादरी के, हर तरह के झूठे वादे इन्होंने किए हैं। 27 का चुनाव 100% जो हमारा गठबंधन होगा, उस गठबंधन की हुकूमत बनेगी और ये लोग सत्ता से बाहर होंगे, ये तय है इस बार। भाजपा नेताओं का कहना है जैसे बिहार में जनता ने कांग्रेस को, बिहार में भी नकारा नहीं है, लेकिन जो वोट की धांधली इन्होंने की है, पहले से जो फीड कर रखा था उस सब में, तो वो सब सामने आया है। एक पार्टी के 5 सांसद लगातार आए, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। जो ओवैसी की पार्टी थी, जितने आदमी उसने खड़े किए वो सारे के सारे जीत गए। वो कारण क्या है? क्योंकि भाजपा से सब मिले हुए थे। भाजपा ने उनके वोटों को, जो सौदा तय था, उन्हें कोई अपने छेड़ा नहीं। और जो गठबंधन के जो लोग थे, जो उनकी पार्टियां थी, इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स हुई हैं हमारी, तो उन सबको इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो यात्रा पैदल की है, उन्होंने हर इंसान से बातचीत रास्ते में की है, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, फैक्ट्री मालिकान हैं, चाहे हमारे छात्र हैं। उन सबसे इस यात्रा के दौरान सबसे रूबरू हुए हैं। और निश्चित रूप में ये आज तक किसी ने इतनी पैदल यात्रा किसी नेता ने नहीं की जो राहुल गांधी जी ने की हैं। किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, लेकिन इतनी बड़ी लंबी यात्रा कोई नहीं कर पाया। माननीय राहुल गांधी जी ने अपने उसी वेशभूषा के अंदर, चाहे वो गर्मी रही, चाहे सर्दी रही, चाहे बरसात रही, उसी में ही उन्होंने वो यात्रा की है। निश्चित रूप से सबका उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनाव हमारा होगा, उस यात्रा का बहुत बड़ा फायदा होगा। पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय पैदल यात्रा अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत देहरादून के कालसी के अशोक शिलालेख से बसंत विहार थाना क्षेत्र देवीपुर ईस्ट होप टाउन तक हुई। समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दरअसल मंगलवार को पहले दिन अभियान में देहरादून के अशोक शिलालेख से ढाकी सहसपुर तक पैदल यात्रा की गई। वहीं बुधवार दूसरे दिन ढाकी सहसपुर से देवीपुर ईस्ट होप टाउन तक अभियान को पूरा किया गया। इस पैदल यात्रा में मुख्य रूप से सभी लोग शामिल रहे। स्वागत समारोह में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडी, ग्राम प्रधान अजय और जिला पंचायत खुशबू गुरुंग समेत ग्रामजन भी मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाना था। इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीणों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा,
मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।